चालू है। तो देखिए, अपनी ये क्लास है। आज हम हमारे पॉलिटिकल साइंस है, उसका जो पाठ है हमारा क्षेत्रीय आकांक्षा है, उसको देखने वाले हैं। गवर्नमेंट ने डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करवाया है। ये केवल मिशन ज्ञान ऐप के माध्यम से वीडियो दिखाने के लिए नहीं चलाया है। कोशिश करेंगे हम इसका भरपूर उपयोग करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि जब हम क्षेत्रीय आकांक्षाएं पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हम देखेंगे अलग अलग राज्यों की अलग अलग डिमांडें थी। अलग अलग राज्यों ने शुरुआत में अपने आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने राज्य बनाने की मांग की थी। क्या बनाने की मांग की थी? तो हर राज्य को हम सीखने का प्रयास करेंगे कि वो राज्यों का गठन कैसे हुआ, ठीक है, कितनी मुसीबतें आई, किस तरीके से हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आई। तो उसको जानने के लिए अपन एक छोटा सा यहाँ पे बनाते हैं पहले इंडिया का मैप। क्या बनाते हैं बताओ? इंडिया का मैप बनाते हैं। ये हमारी 12वीं की क्लास है, और 12वीं की क्लास की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस की ये क्लास है। इसको दोबारा से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो, आप भी मैप बनाना आसानी से सीख सकते हो इस तरीके से। ये हमारा राजस्थान वाला पार्ट हो गया, और राजस्थान वाले पार्ट से सीधे ही अपन इस तरीके से जाएंगे। ये लो, एक ही झटके में बन जाते हैं ये लो। और ये हमारा गुजरात वाला पार्ट बन गया, और नीचे की तरफ आएंगे, ये दक्षिण भारत है। कौन सा भारत है बताओ? दक्षिण भारत आ गया। और यहाँ पे हम जाएंगे, अभी सिक्किम की बात की ना मैंने, तो ये सिक्किम है। ये यहाँ पे अभी अभी जो मैंने ऊपर को जो चुटिया सी बनाई है, वो क्या है बताओ? सिक्किम है ये। इस तरीके से ये हमारा पूर्वोत्तर वाला राज्य बन गया। इधर इधर ये वो जो राज्य है, ये कौन सा राज्य बताओ? पूर्वोत्तर राज्य है ये। मैंने बताया एक छोटी सी कड़ी से जुड़े हुए है। ये एक छोटी सी कड़ी से जुड़े हुए, अपनी किताब में भी आता है। देखो, अपन अब सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अपन पहली लाइन देखते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा 2019 द्वारा 370 अनुच्छेद 370 को कर दिया क्या? समाप्त। क्या कर दिया बताओ? समाप्त कर दिया। अब अपन को पता होना चाहिए, जब ये जम्मू कश्मीर समाप्त हुआ है, अधिनियम जो पारित किया गया है, ये पारित किया गया है यहाँ पे जे एंड के का मतलब समझ जाना, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड क्या है बताओ? कश्मीर है। यहाँ पर ये जो अधिनियम ये पारित हुआ है, ये 5 अगस्त को पारित हुआ है, 5 अगस्त और 2019 को। इसके तहत पहले आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर पहले हमारे भारत में राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था बताओ? तो उस दौरान हमारे भारत में टोटल राज्यों की 5 अगस्त 2019 से पहले हमारे राज्यों की संख्या थी 29। कितनी थी बताओ? 29 तो राज्य थे, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। कितने केंद्र शासित प्रदेश? लेकिन 5 अगस्त 2019 को पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ जम्मू कश्मीर वाला, जिसके तहत इसको राज्य के दर्जे से हटा दिया गया। और भाई साहब, हमारे यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया, और एक बन गया लद्दाख। कितने बन गए बताओ? 2। तो पहले आपको ध्यान रखना है, पहले यहाँ पर 9 नहीं थे, पहले आपको ध्यान रखना है 7 थे। कितने थे बताओ? 7 थे। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7। तो फिर यहाँ पर 2 और बन गए, और फिर इनकी संख्या कितनी हो गई बताओ? 9। हालांकि पुरानी किताबों में तो अभी भी 7 ही दे रखा है। पुरानी किताबों में तो अभी भी क्या दे रखा है? तो अभी आपको अब राज्य यहाँ पर एक घट गया। राज्य घट गया, कितने हो गए बताओ? 28। कितने राज्य हो गए बताओ? 2019 तक हमारे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, फिर क्या हुआ? 8 कैसे रह गए केंद्र शासित प्रदेश? फिर हमारे भारत में 2023 की बात है। कब की बात है बताओ? एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ आता है महाराष्ट्र के बगल में, एक यहाँ पे आता है। एक का नाम आता है दमन दीप, और एक का नाम आता है दादर नागर हवेली। कौन सी हवेली बताओ? दादर नागर हवेली आती है। और दादर नागर हवेली दोनों का कर दिया विलय। क्या कर दिया बताओ? एक कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जब इनकी संख्या 9 थी, तो भैया दोनों को एक कर दिया, तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 8। तो अब अपन को ध्यान रखना है, भारत में टोटल राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बताओ? 28। 8 जैसे आपसे जोड़े में पूछा जाएगा, ऐसे अनुपात में दे दिया जाएगा 28 और 8। जैसे आपसे कैसे पूछेगा? पूछेगा भारत में राज्य अनुपात केंद्र शासित प्रदेश है, तो पहले राज्य पूछा है, फिर केंद्र शासित प्रदेश दिया है, तो ये वाला जोड़ा सही माना जाएगा। फिर एक ऐसे भी देगा 29 अनुपात 9 भी देगा,
1:29 भी देगा। तो भैया भारत में राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरीके का जोड़ा दिख जाए तो मतलब यही इसका क्या है बताओ आंसर है। तो ये तो अपन की बात हो गई। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिख भी रहा है किताब में, 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को कर दिया। बताओ क्या? तो आपको ये पता होना चाहिए पहले इस जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था हमारे भारत का एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त ये राज्य था। ठीक है, एक हमारे भारत का ये अभिन्न राज्य था। इसका उल्लेख मिलता कौन से अनुच्छेद में बताओ? 370 में। इसको हटा दिया तो इसको राज्य के दर्जे से समाप्त हो गया और अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब यहाँ पर पहली बार कुछ ही दिनों के बाद आपको चुनाव देखने को मिलेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा सरकार का गठन। क्या हो जाएगा बताओ? और यहाँ पर कोई ना कोई सरकार का मुख्यमंत्री बन के आएगा। ठीक है ना? तो लगभग 87 यहाँ पर सीटें हैं विधानसभा की जिनको लेकर यहाँ पर होंगे बोलो क्या चुनाव। आओ आगे देखते हैं। देखो लिख रहा है राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और तथा क्या बना दिया बताओ? लद्दाख। आओ आगे, अब अपन पंजाब की बात करते हैं। इसके बाद ये बात होने के बाद पंजाब की बात करते हैं। देखो भारत आजाद हो गया भाई, हो गया नहीं होगा? बहुत बुरी परिस्थितियों के साथ में आजाद हुआ, कई जंग लड़ने के बाद आजाद हुआ। आजाद होने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं आई। आपने देखा होगा एक तो पश्चिमी बंगाल और एक पंजाब, इनका बहुत बड़े स्तर पर हुआ विभाजन। क्या हुआ बताओ? विभाजन। क्योंकि इनमें ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। तो आपने देखा पंजाब में से लाहौर भी गया। पहले जो लाहौर जो हिस्सा हुआ करता था वो पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था, तो वहां पर ज्यादातर मुस्लिम इलाका हुआ करता था। तो पंजाब का जो लाहौर वाला इलाका है ये किस में चला गया? पाकिस्तान में। और इधर जो बंगाल था, बंगाल में जो पूर्वी बंगाल था वहां पर मुसलमान थे, तो पूर्वी बंगाल वाला जो भाग था वो पाकिस्तान में चला गया। और पश्चिमी बंगाल वाला जो एरिया है, यहाँ देखो ये है हमारा पश्चिमी बंगाल, यहाँ पे पश्चिमी बंगाल है, और यहाँ पर जो एरिया आता है ये है बांग्लादेश। ये क्या बताओ? इसको पहले कहा जाता पूर्वी बंगाल। क्या कहा जाता बताओ? पूर्वी बंगाल। आप कहेंगे गुरुजी इसको दक्षिणी बंगाल क्यों नहीं कहा गया, इसको पश्चिमी बंगाल कहा गया? तो इसको हमें ये बताओ कि इसको दक्षिणी नहीं कह सकते थे क्या? तो देखो इस तरीके से हमारे भारत में इस तरीके से इसको 4 भागों में बांटेंगे। ये लो ये भाग बन गए। इधर की जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है, और इधर की दिशा है वो कौन सी दिशा है? पूरब। और इधर की दिशा है वो कौन सी है? उत्तर। और ये कौन सी है बताओ? तो इधर वाला तो पश्चिम में चला गया और इधर वाला किस में आ गया? पूरब में। ध्यान दो, इधर मुसलमान ज्यादा होने के कारण विभाजन होने के बाद ये पूर्वी बंगाल जो कहलाया था वो क्या कहलाया था बताओ? पाकिस्तान। क्या कहलाया? पाकिस्तान। और वो भी पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे यहाँ पे पंजाब आता है, इधर जो चला गया वो लाहौर चला गया। क्या चला गया बताओ? लाहौर चला गया। हमारे भारत के हिस्से हुआ करते थे, कराची चला गया। पहले भारत के हिस्से हुआ करते थे, ये पाकिस्तान में चले गए और यहाँ पर रह गया पंजाब। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो है खून बहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या थे बताओ? हिंदू भी थे और कौन भी थे बताओ? तो जो कभी बहुत शानदार अच्छे पड़ोसी हुआ करते थे वो एक ही झटके में क्या बन गए बताओ? एक दूसरे के दुश्मन बन गए भाई। क्या बन गए बताओ? तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आई थी आजादी के बाद, लेकिन हमारी किताब में जो दे रखा है वो क्षेत्रीय आकांक्षा के अनुसार 1950 के बाद की घटना दे रखी है। तो अपन यहाँ पर चलेंगे हिंसा का चक्र कैसे चला था। तो आपने देखा होगा कि 1984 में एक घटना हुई थी पंजाब में, इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा था। कौन सा ऑपरेशन चलाना पड़ा बताओ? अब आपके समझ में आना चाहिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। तो आपको मैं बता देता हूं भैया, ऑपरेशन कौन सा रे? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ब्लू स्टार क्या है? तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था 1984 में। और 1984 में उस समय हमारे भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी बताओ? इंदिरा गांधी थी। कौन थी बताओ? इंदिरा गांधी के द्वारा पंजाब में आपको ध्यान रखना है एक आता है मंदिर जिसका नाम है स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर? और ये स्वर्ण मंदिर आता है कौन से शहर में बताओ? अमृतसर में। कौन से शहर में?
अमृतसर में। यहां पर मैंने बताया था कि एक उग्रवादी संगठन था जिसको अपन अलग, उग्रवादी जो संगठन था, कैसा संगठन था? उग्रवादी संगठन था। और इस उग्रवादी संगठन का नेतृत्व कर रहा था भिंडरावाले। कौन कर रहा था बताओ? भिंडरावाले कर रहा था। ये क्या कर रहा था? उग्रवादी का मतलब है सरकार के खिलाफ लोगों को उकसाने का काम कर रहा था। क्या करने का काम कर रहा? उकसाने का। तो इसलिए इसने इनको दबाने के लिए, या इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इसका सफाया करने के लिए सेना को क्या दिया? आदेश। क्या दिया? आदेश दिया। आदेश दिया। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि ये जो उग्रवादी जो संगठन था, ये सेना से भी खतरनाक तरीके से सज धज के बैठे हुए थे। इनको खबर लग गई थी कि आ रही है सेना, उनका मुकाबला करेंगे हम भयंकर तरीके से। तो ऐसी स्थिति में सेना जब पंजाब में पहुंचती है तो हुई भयंकर, बोलो क्या? लड़ाई। क्या हुई? लड़ाई में मारे गए आम आदमी। कौन मारे गए बताओ? आम आदमी। इनकी जनहिंसा बहुत ज्यादा हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में जब इंदिरा गांधी को सुबह पता चला रहे बहुत भयंकर जनहिंसा हो गई है ये, तो इंदिरा गांधी ने खुद कहती है कि भैया मुझे भी पता नहीं था कि इतना खतरनाक युद्ध होगा ये, क्योंकि वो खतरनाक सज धज के बैठे हुए थे, बुलेट प्रूफ गाड़ियों से वो लैस थे, इतने हथियारों से लैस थे कि सेना के हथियार फीके पड़ गए भाई। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि ये भिंडरावाले का तो पता नहीं है कहां गया, लेकिन ये खतरनाक वहां पर विभत्स भी हुआ था। अब हुआ ये कि आपने देखा होगा इंदिरा गांधी के दो अंगरक्षक थे। इंदिरा गांधी के दो क्या थे बताओ? इंदिरा गांधी के दो अंगरक्षक थे। एक का नाम तो केआर सिंह बताया जाता है। कौन बताया जाता है बताओ? केआर सिंह। और एक का नाम बताया जाता है सतवंत सिंह। कौन सा सिंह? सतवंत सिंह। और ये दोनों भाई साहब भी क्या थे बताओ? सिख थे। क्या थे बताओ? सिख थे। जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था तो इसमें इनके भी कई मिलने वाले लोग मारे गए थे। तो ऐसी स्थिति में दोनों के दोनों गुस्सा में थे। और ऐसी स्थिति में मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में केआर सिंह एंड सतवंत सिंह ने, कितने अक्टूबर की बात है बताओ? 31 अक्टूबर की बात है। कितने अक्टूबर की बात है? 31 अक्टूबर 1984 की बात है। दोनों आते अपनी बंदूकों को लेकर, लैस थी बिल्कुल गोलियों से, और आ रही थी इंदिरा गांधी सामने से और ठोक दी पूरी की पूरी गोलियां। किसमें बताओ? इंदिरा गांधी को पता भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है, और इंदिरा गांधी का मिनटों में ही हो गई क्या बताओ? हत्या। क्या हो गई? हत्या। जब इस घटना का पता चला पूरे दिल्ली वासियों को, तो दिल्ली वासी चढ़ बैठे पंजाब पे, और पंजाब को एक बार फिर से रौंद दिया। तो ऐसी स्थिति में पंजाब कितनी बार रौंदा गया? एक तो ब्लू स्टार के टाइम, और एक इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। तो इंदिरा गांधी जी की हत्या कब हुई? तो आपकी किताब में लिख रहा है, देखो, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने कर दी, बोलो क्या? अब किताब की लैंग्वेज कोई जरूरी नहीं है कि आप किताब की ही लैंग्वेज पेपर में करके आए। अगर आपको खुद की लैंग्वेज आती है तो और भी ज्यादा नंबर मिलने के चांस है आपको। अब ऐसे तो है नहीं कि 5 नंबर क्वेश्चन है 6 मिल जाएंगे क्या गुरुजी? नहीं, लेकिन 5 के 5 मिलने की संभावनाएं बन जाती है। तो इसलिए मैंने जितनी भी चीजें बता रहा हूं ना, ये आप अपनी खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, खुद की भाषा में भी लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कि यही। देखो आगे देखो, ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का लेना चाह रहे थे, क्या बताओ? बदला। एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक संतप्त था, तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी थी। यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। 2000 से ज्यादा की तादाद में सिख दिल्ली में मारे गए। दिल्ली में भी जितने सिख थे ना, उनको भी मार दिया, उनको भी मार दिया। अब इंदिरा गांधी की हत्या तो 2 सिखों ने की भाई, पूरे ने थोड़ी ना की, लेकिन केवल और केवल मैसेज क्या गया कि सिखों ने इंदिरा गांधी की क्या कर दिया बताओ? तो सभी सिखों को मार डाला। ठीक है, ऐसी स्थिति आप देख सकते हो। यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। 2000 से ज्यादा सिख मारे गए। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज्यादा हुई, क्या बताओ? प्रभावित हुई। ठीक है, और कानपुर, बोकारो और चास जैसे देश के कई जगह पर सैकड़ों सिख मारे गए। कई सिख परिवारों में कोई भी पुरुष नहीं बचा, पूरे इनका सफाया कर दिया। बहुत से परिवार तो ऐसे थे जिनका क्या कर दिया? सफाया। ये साथियों एनसीईआरटी की बुक है जिसका हम आपको विस्तृत अध्ययन करवा रहे हैं। कोई भी अगर देखता है तो आप देख सकते हैं। आगे देखो,
इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा और आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी। भाई पूरे माल दाल से जो भी है उससे भी गए काम से। सिक्कों को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बड़ी देर से क्या उठाए बताओ। जैसे अपने कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो अपन एम्बुलेंस को करते हैं फोन, दूसरे दिन पता चलता है कि एम्बुलेंस 2 घंटा क्या हुआ मैं ना कहूं तो हाँ, उसके बाद पता चलता है कि एम्बुलेंस 2 घंटे की देरी से आई है। कितने घंटे की देरी से? ऐसे ही इस एक्शन के दौरान सरकार ने बड़ी देरी से कदम उठाए थे, इसलिए सिख जो लोग थे वो क्या थे बताओ? गुस्से में थे। क्या थे बताओ? गुस्से में थे। आगे की बात सुनो भाई। साथ ही हिंसा करने वालों को लोगों को कारागार तरीके से दंड भी नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया बताओ? दंड भी नहीं। अरे पढ़ लो रे पढ़ लो, हाई वाई मत करो। देखो भाई आगे आओ। सिक्कों को सबसे ये बात बताई थी आपकी गुरुजी क्लास 2 मिनट। हाँ 1 मिनट रोक उसको। हाँ तो देखो आगे जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से क्या मांगी थी बताओ। क्योंकि प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे वो खुद ही पहले कौन थे बताओ? पहले तो नहीं थे, इससे पहले तो और भी हो गए, लेकिन वो भारत में जो प्रधानमंत्री बने थे वो सिख के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने 2005 में सिखों से क्या मांगी थी बताओ। अब देखो शांति की ओर चलते हैं। अगला जो बिंदु आता है अपना वो क्या आ रहा है बताओ कि भैया शांति की ओर कैसे लौटे। तो अगला जो पॉइंट आ रहा है अपना वो आ रहा है शांति की ओर। किसकी ओर बताओ? कि जब इतनी खतरनाक रक्तपात हुआ था तो फिर पंजाब में शांति कैसे बहाल हुई? पंजाब में शांति कैसे बहाल हुई? ठीक है ना। तो आओ सुनते हैं कहानी आगे की। अब देखो 1984 में हो गई है इंदिरा गांधी की, क्या बताओ? आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, इंदिरा गांधी हमारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला क्या थी बताओ? और ये प्रधानमंत्री बनी थी सबसे पहले 1966 में। कब बनी बताओ? हालांकि 1966 से 1977 तक रही थी ये, है ना। 1977 में ये जो है कुछ सालों के लिए चली गई। इस बीच में हमारे देश का सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री बना था जिसका नाम आता है मोरारजी देसाई। कौन आता है बताओ? मोरारजी देसाई आता है। इनके समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना यही है कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। कब हुआ बताओ? 1978 में हुआ था। उसके बाद 1980 से उस 1980 से लेकर और 1984 तक फिर से एक बार फिर से कौन आ गई है बताओ? इंदिरा गांधी आ गई है। ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी का ये जो कार्यकाल था इस समय के दौरान ही इनकी हुई थी, बोलो क्या? हत्या। क्या हुई बताओ? ठीक है। आपने देखा होगा इंदिरा गांधी की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। कई बैंकों का इन्होंने राष्ट्रीयकरण भी करवाया था। इन्होंने भारत में पहला परमाणु परीक्षण भी करवाया था। ठीक है। और इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। ऐसी कई बातें आती है लेकिन ये अपनी किताब में नहीं लिख रही है। अब तो अपन शांति की ओर चलते हैं। जब इतना पंजाब में कुछ हो चुका था उसके बाद ये यहाँ की जो लड़ाई है वो कैसे शांत हुई थी। तो देखो इंदिरा गांधी के बाद आप ध्यान देना, इंदिरा गांधी के बाद अगला जो प्रधानमंत्री बना था वो कौन बना था बताओ? और राजीव गांधी कौन था? सही बताया। राजीव गांधी जो था वो इंदिरा गांधी का था, बोलो क्या? बेटा। और इंदिरा गांधी का जो राजीव गांधी का जो कार्यकाल आता है वो आता है 1984 से लेकर 1989 तक। कब तक आता है बताओ? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, राजीव गांधी की भी क्या हुई थी बताओ? हत्या। राजीव गांधी की भी क्या हुई बताओ? क्या हुआ? चल तो रहा है ना उसका। उसको एक बार रोकना। देखो तो मैं क्या बता रहा, राजीव गांधी की भी बोलो क्या हुई थी बताओ? अब ध्यान रखना ये राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री था तब हत्या नहीं हुई, मतलब पद पर रहते हुए हत्या नहीं हुई है। इसकी जो हत्या हुई है राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई है वो मैं बता देता हूं हमारे भारत के नक्शे में। ठीक है। भारत का नक्शा अपन यहां देखते हैं पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे आप आओगे तो
राजीव गांधी यहाँ पे गए थे तमिलनाडु में, कहाँ गए बताओ? तमिलनाडु में ये पहले कोई भी नहीं गया, कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो ज्यादातर ऐसे लोग थे जो इधर वाली सरकार का क्या करते थे, उत्तर वाली सरकार का विरोध करते थे। तो ये भारत में तमिलनाडु के सबसे पहले यहाँ पर तिरुचिरापल्ली पर गए थे। तिरुचिरापल्ली कहाँ पर गए बताओ? तिरुचिरापल्ली पर गए थे यहाँ पे। यहाँ जब चुनाव प्रचार के दौरान गए थे तो ऐसे कहा जाता है कि एक धनु नामक महिला आती है और माला में आता है बम लगा हुआ। क्या लगा हुआ आता है? इंदिरा गांधी को, सॉरी, राजीव गांधी को मारने की पूरी प्लानिंग थी। राजीव गांधी यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्या कर रहे बताओ? तो चुनाव प्रचार जब कर रहे थे तो धनु नामक महिला जाती है और माला पहना देती है। राजीव गांधी को भीड़ भाड़ में पता भी नहीं था कि माला में लगा हुआ है, बोलो क्या, बम। और अचानक से जिन्होंने हत्या का प्लान बनाया उन्होंने दबा दिया क्या, रिमोट। महिला भी उड़ गई, वो बूढ़ी भी उड़ गई, बुढ़िया भी उड़ गई, और राजीव गांधी भी वही खत्म हो जाते हैं। तो राजीव गांधी की हत्या होती है वो चुनाव प्रचार दौरान होती है। कहाँ, कब होती है बताओ? आओ शांति की ओर। 1984 के चुनावों के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री कौन आते बताओ? राजीव गांधी। अब आपको ध्यान देना है, राजीव गांधी जो आते हैं ना, उन्होंने इससे पहले दो दल थे। कितने दल थे बताओ? दो दल थे। एक तो दल था नरम पंथ वाला और एक दल था जिसका नाम था क्या बताओ? गरम पंथ वाला। इन्होंने, राजीव गांधी ने कौन से पंथ से कांटेक्ट किया? नरम मतलब जिनका स्वभाव नरम होता है। ऐसे होते हैं बहुत से लोग गरम वाले भी होते हैं, छोटी छोटी बातों पर हो जाते हैं क्या, गुस्सा, और हमेशा दंगा भड़काने की बात करते हैं, लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी होते रहे, चुप रह रहे, कोई गाली दे तो खा ले। होता है नहीं होता है? अपने दादा बाबा नहीं होते हैं क्या कि कोई बात नहीं, लड़ाई लड़के मत आ जाना, कोई गाली देता है तो चुपचाप खा के आ जाना। क्योंकि पहले के जो लोग थे अपने अपने दादा बाबा वो नरम पंथी हुआ करते थे। लेकिन कुछ दादा ऐसे भी होते थे अपने, जो अपने आप में दादा के दादा ही हुआ करते थे वो, ठीक है, किसी ने कुछ बोला और वहीं ठुकाई शुरू। तो ऐसे जो लोग होते थे वो गरम पंथी हुआ करते थे। तो राजीव गांधी ने कांटेक्ट किया कैसे लोगों से बताओ? नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत शुरू की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे बताओ? हर्षचंद। इसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष थे वो कौन थे बताओ? हरचंद सिंह। हरिचंद नहीं है, हरचंद सिंह लोगेवाल, ठीक है ना। और ये कब की घटना चल रही है बताओ? 1984 की घटना चल रही है। तो इनमें क्या हुआ कि लोगोवाल के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता कर लिया, MOU, ठीक है, हस्ताक्षर कर दिए इन्होंने। अथवा इसी राजीव गांधी और लोगोवाल के बीच में 1985 में राजीव गांधी और, यहाँ पे 85 कर लेते हैं, राजीव गांधी लोगोवाल के बीच में जो समझौता होता है, जो समझौता होता है, इसी को कहा जाता है पंजाब समझौता। क्या कहा जाता है बताओ? पंजाब ने जो जो मांगे रखी थी राजीव गांधी ने पूरी मांग मानी, जब जाके हुआ बोलो क्या, समझौता। देखो, समझौते में पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन आगे चल के क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, ठीक है। लोगेवाल ने कहा था कि भैया हमें हमें क्या दे दो बताओ? चंडीगढ़ दे दो। क्या दे दो बताओ? चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखना। वर्तमान में क्या है बताओ? केंद्र शासित प्रदेश है। और आपको ध्यान रखना है पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा का जो न्यायालय है वो कहां पर मिलेगा बताओ? ठीक है ना, ध्यान रखना है। आगे आओ। HR मतलब हरियाणा। तो इन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ जो है किसको दे दिया जाए, पंजाब को दे दिया जाए, लेकिन आज ये केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की गई नियुक्ति, ठीक है। पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के मतलब इस तरीके से इनके बीच में कुछ क्या हुए थे बताओ, समझौते हुए। लेकिन आगे चल के ये समझौते जो है ना वो लागू नहीं हो पाए थे, बात बिगड़ गई थी। तो बिगड़ने के कारण आगे चल के जब मैं बताता हूं कि इनकी जो पूर्णतः कंप्लीटली जो समझौता जो हुआ था पंजाब में, कहां पर है, पंजाब में, वो कब बहाल हुआ था बताओ? 1997 में। और 1997 की मैंने एक घटना आपको दिखा रखी होगी।
1997 में आप देखिए कि अकाली दल और भाजपा के बीच में गठबंधन हुआ। क्या हुआ बताओ? अकाली दल और किसके बीच में बताओ? भाजपा के बीच में। और ऐसी स्थिति में तब जाकर यहाँ पर पंजाब में पहली बार क्या हुए थे बताओ? चुनाव। तो आपको कुछ बात मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन, कौन सा शासन बताओ? भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत बताओ? अनुच्छेद 356 के तहत। अब मैं आपको बता देता हूं, आपातकालीन शक्तियां होती है कुछ राष्ट्रपति के पास। किसके पास बताओ? राष्ट्रपति के पास। अच्छा, कौन सी शक्ति होती है? आपातकालीन। आपातकालीन शक्तियां 3 आर्टिकल्स में है। एक तो है 352 में, एक है 356 में और एक है 360 में। आप कहेंगे गुरुजी इनके कुछ नाम भी है क्या? बिल्कुल इसके नाम है। इसको कहा जाता है राष्ट्रीय आपात। क्या कहा जाता है बताओ? राष्ट्रीय आपात। इसको कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। कौन सा शासन बताओ? राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और इसको कहा जाता है वित्तीय आपात। कौन सा आपात बताओ? वित्तीय आपात कहा जाता है। ध्यान दो, ये राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है इसके कई आधार है। जैसे युद्ध होने की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में, सशस्त्रीय विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता था। तो हमारे भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था बताओ? 1962 में। कब लगा था बताओ? 1962 में। अच्छा, 1962 में क्यों लगा? भारत वर्सेस चीन के बीच में मैच हुआ था। मैच नहीं, युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो पहली बार भारत में बाह्य मतलब आक्रमण के कारण, युद्ध के कारण भारत में पहली बार लग गया क्या बताओ? राष्ट्रीय आपात। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलता है। क्या नहीं चलता है? शासन नहीं चलता है, वहां का संवैधानिक तंत्र हो जाता है विफल। क्या हो जाता है? विफल हो जाता है। तो उस राज्य में राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति से की जाती है सिफारिश। कौन सा शासन लगाने की? बोलो, राष्ट्रपति शासन लगाने की। तो हमारे भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था, हमारे भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां पे लगा था बताओ? पंजाब में। और पंजाब में ये लग गया 1951 में। कब लग गया बताओ? और भारत में सबसे ज्यादा समय का, लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन भी कहां पर लगाया बताओ? पंजाब में ही लगाया। ध्यान रखना है। वित्तीय आपात कब लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 का प्रयोग कब किया जाता है? जब भारत में या किसी अन्य देश में भुखमरी पैदा हो जाए, किसी देश का कर्जा चढ़ जाए, ठीक है, स्थिति ऐसी आ जाए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, दूसरे देशों से इतना उधार ले लिया कि इतना उधार ले लिया कि कुछ चुक ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात लग जाता है। हमारे देश में अभी तक इस आपात का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। ये भी बात हो गई पंजाब की। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो ये कई बातें हैं। 1997 में यहाँ पे चुनाव हो गए थे और एक सरकार का गठन हो गया था, ये अपन ने देखा। अब यहाँ पे अपन देख रहे थे पूर्वोत्तर वाले कुछ राज्य। क्या देख रहे थे बताओ? पूर्वोत्तर। अब तुम्हें पता होना चाहिए पूर्वोत्तर वाले राज्य है कौन से। तो मैं बताता हूं है कौन से। देखो, एक बार फिर से हम भारत का बनाते हैं। बोलो क्या? नक्शा। ये लो भाई, नक्शा सबको बनाना आना चाहिए। ये हमारे भारत का नक्शा हो गया। बड़ा सीधा सिंपल सा है। जितना हमारा भारत देश अच्छा है उतना अच्छा ही हमारे देश का, बोलो क्या है बताओ? हाँ, तुम इंटेलिजेंट हो वैसे तो। खैर, एक बात बताऊं, इतनी फैसिलिटी प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है। है क्या बताओ? वहां भी बोर्ड पे पढ़ाते हैं। सरकार ने आपको डिजिटल बोर्ड दिया है। दिया है नहीं दिया है? दिया है ना। दो दो दिए हैं। तो सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे। करेंगे ना? तो ताली बजाओ एक बार। कोई बोलना चाहेगा? कोई आके यहाँ बोलना चाहेगा कि सरकार ने हम डिजिटल बोर्ड देने के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें इस तरीके से पढ़ने को माहौल मिल रहा है ना। हम गांव के बच्चे हैं और गांव के बच्चों को इतनी बड़ी इस पैनल पे पढ़ने का जो मौका मिल रहा है, देखने का मौका मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है या नहीं? बताओ, बोलोगे? लड़की बोलेगी? मतलब आप ऐसा मत सोचा करो कि सरकार, जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो कमजोर होते हैं।
जिनको बोलना नहीं आता है। प्राइवेट के क्या करते हैं पता है? प्राइवेट के जो बच्चे होते हैं वो यही सोचते हैं कि जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं ना, वो तो कैसे हैं, वो गड्ढे वाले बच्चे हैं जो गड्ढे में ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। और हम कैसे हैं? अच्छे हैं। वो दिखने में कैसे होते हैं? थोड़े अच्छे, क्योंकि साफ सुथरे, उनकी मम्मी बढ़िया सजा धजा के भेजती है, बैग वैग काना पाना साफ सब चीज पैक करके भेजती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहां पे जो प्राइवेट में स्कूल में जो बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं ना, वो फेलियर होते हैं। फेलियर आप कहेंगे कैसे गुरुजी? वो कई परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, और वो कंपटीशन की परीक्षाओं में क्या हो जाते हैं? फेल। तब जाके वो पढ़ाते रहते प्राइवेट में। सरकारी में जो भी टीचर आएगा वो खतरनाक मेहनत करके आएगा, और उसको होगा खतरनाक इस तरीके का नॉलेज। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नॉलेज आप अगर सरकारी स्कूल में ले रहे हो तो ये भी बहुत बड़ी बात है या नहीं? बताओ। अब अपन का ये पूर्वोत्तर वाले राज्य, ये यहाँ से इधर वाले जो राज्य है, सिक्किम को उड़ा दिया जाए तो ये जो राज्य है इनको पूर्वोत्तर वाले राज्य कहा जाता है। बताता हूं, देखो कौन कौन से है। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको जो राज्य मिलेगा ये वाला, इसको कहा जाता है रे असम। इसको क्या कहा जाता है बताओ? असम कहा जाता है। इसको कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश। और डॉट प्रदेश लिख दिया मैंने। यहाँ पे आओगे इसको कहा जाता है नागालैंड। क्या कहा जाता है? नागालैंड कहा जाता है। यहाँ पे आओगे इसको कहा जाता है मणिपुर। क्या कहा जाता है बताओ? मणिपुर कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाएगा बताओ? मिजोरम। क्या कहा जाएगा? यहाँ पे आओगे इसको कहा जाता है त्रिपुरा। कौन सा पुरा? त्रिपुरा। और यहाँ पे आओगे ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है मेघालय। क्या कहा जाता है? मेघालय कहा जाता है। और इसी मेघालय में आप देखोगे तो 3 तरह की पहाड़ियां मिल जाएंगी और 3 तरह की जनजातियां मिल जाएंगी, जिनमें एक पहाड़ी का नाम है गारो, दूसरी का नाम है खासी, अरे क्या है बताओ? और एक का नाम है जयंतिया। क्या है बताओ? जयंतिया। 3 तरह की ये पहाड़ी। और यहीं पर विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है, जिसका नाम है, बोलो कौन सा राम? मासेन राम। विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है बताओ? कौन से राज्य में है? ये देखो, बहुत शानदार नॉलेज हो रहा है तुम्हें। यही चीज आगे चल के तुम्हें कंपटीशन में देखने को मिलेंगी। समझ में आ रही है ना? तो ये पूर्वोत्तर वाली बात को अपन पढ़ेंगे कल। कब पढ़ेंगे? कल वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है? कैसा लगा? तो बजाओ एक बार ताली। ठीक है, ठीक है। इसको आगे देख लेते हैं अपन कल। कौन बोलना चाहेगा? नहीं है तो रोक दो उसको, रोक दो। होल्ड कर दे, कर दे।